400 पार कराने का है। तो अपने अपने दावे हैं और अभी से समीकरण बिठाने भी शुरू कर दिए गए हैं। तो क्या कुछ समीकरण बन रहा है विपक्ष को लेकर की? विपक्ष में क्या रणनीति है? ममता बनर्जी के बयानों से क्या कुछ सुगबुगाहट आई है? इसी पर आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। साथ में विक्रम लोहिया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विक्रम जी आपका भी। और हमारे यहीं स्टूडियो में ही मौजूद हैं। और हमारे साथ सौरभ सिकदर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सौरभ सिकदर जी आपका भी। मैं विनोद जी के जरिए जरा चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, जिस तरह से हमने देखा कि जो विपक्षी गठबंधन की शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत होने के बाद किस तरह से नीतीश कुमार एनडीए की तरफ आ गए, तमाम कुछ बैठकें भी हुई पटना में, बेंगलुरु में, मुंबई में, लेकिन ना तो कोई एक कॉमन एजेंडा लेकर आ पाए, ना कॉमन नाम लेकर आ पाए। यहां तक कि जो प्री पोल अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ी कि चाहे पश्चिम बंगाल ले लीजिए, कि केरल ले लीजिए, कि पंजाब ले लीजिए, दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में गठबंधन और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में और बिहार जैसे राज्यों में दिखाई पड़ा। लेकिन अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि जब नतीजा आए तो पोस्ट पोल के लिए अगर कोई सीन बने तो उसके लिए अभी से नेताओं ने अपने बयान के जरिए संकेत देना शुरू कर दिया, और ममता बनर्जी का बयान इसी सिलसिले में है। लाल जी, अभी हमने आईएनएस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का हमने सुना है, उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं जी। तो एक बार मुझे लगता है कि उसकी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़े तो शायद ये आपका सारे सवाल का जवाब है कि जब पीएम मोदी ये कह रहे थे उस इंटरव्यू में कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, तो जब आप एक नेशन फर्स्ट का टारगेट लेके चलते हैं और आपके सामने में एक नेशन का एक एजेंडा होता है, तो उसके लिए आपकी तैयारी, आपके प्लानिंग, आपका एजेंडा, आपके जो पूरे जो इंडिया के जो डेमोग्राफी है उसके लिए आपका मैनिफेस्टो, सब कुछ उस तरह का होता है। लेकिन जब आप नेशन फर्स्ट के बदले में एजेंडा फर्स्ट के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं तो फिर कहीं आपको दोस्ती, कहीं पे तकरार, कहीं पे प्यार, कहीं पे दुश्मनी, ये ऐसे आपको झंझावात से इस पूरे गठबंधन को आप देख रहे हैं। अभी जो ममता बनर्जी का जो 7वें फेज के आते आते ममता बनर्जी का अचानक जो ये झलकने लगा है प्यार इंडिया गठबंधन के लिए, ये आप कह सकते हैं एक तरह से उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि उनको पता है कि सीपीएम और कांग्रेस ने वहां मिलके उनको एक कंटेस्ट तो दिया है, बंगाल में हर जगह उन्होंने कैंडिडेट दिया है जी। लेकिन वो समझ रही है कि इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को हो रहा है जी। और इसलिए वो बार बार कहती हुई है, मंच पे हर जगह कहती है कि जब आप सीपीएम को और कांग्रेस को वोट करती हो तो सीधे बीजेपी को वोट कर रहे हो। तो उनका कहना था कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी और सीपीएम में है, टीएमसी में है, तो आप अपना वोट क्यों बेकार करते हो। अब सवाल यह है कि ये ममता बनर्जी 6ठे फेज से 7वें फेज से अचानक इंडिया गठबंधन की बात क्यों करने लगी है, तो उनको ये लगने लगा है कि ये उनके वोट बैंक जो है उसमें एक डिवीजन हो रहा है, और यही वोट बैंक के डिवीजन का ही सूत्र था इंडिया गठबंधन बनने का। और कोई मकसद नहीं था कि अखिलेश यादव को ये दो लड़के पसंद हैं इसलिए अखिलेश यादव ने यूपी में साथ लिया था। तेजस्वी यादव को पता है कि कांग्रेस के साथ लेके वो बिहार में कितने सीटें जीत सकते हैं। ऐसे ये पूरे गठबंधन को अगर आप ऑल इंडिया, आप सीपीएम को देख लीजिए केरल में, उनको पता है। तो अगर ये उनको पता था प्री पोल अलायंस में कि कांग्रेस हमारे लिए इस अलायंस के साथ मिलने में अगर वोट बैंक में कहीं से नुकसान करने वाला है, तो जाहिर सी बात है उनको सीटें यूपी में भी मिली, उनको सीटें यहां भी मिली, झारखंड में मिली। अब ये जो लोग वापसी की बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो हम इस बात को ये कर रहे हैं कि हम एक मजबूत सरकार बनाएंगे और हमारी भूमिका होगी, जैसी ममता बनर्जी कह रही है। ठीक है, लेकिन ये बात हमें याद रखना चाहिए कि इस बार का चुनाव अभी 7वें फेज आते आते हमने देख लिया है जी कि जो पीएम ने कहा कि नेशन फर्स्ट हमारे लिए है, तो पूरा चुनाव अभी 6ठे फेज तक नेशन फर्स्ट पे ही लड़ा गया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो एजेंडा है कि एनडीए का अपना एजेंडा और बाकी जो विपक्षी दल हैं उनका एजेंडा, लेकिन इन एजेंडा के बीच में जो बयान आए हैं, अभी आप जिक्र कर रहे थे तो मुझे 2 बयान याद आ गए। एक तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि टीएमसी को वोट देने से अच्छा है बीजेपी को दे दो, और तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में कहा कि किसी और को वोट इधर उधर देने से अच्छा है कि या तो हमको दे दीजिए या नहीं तो फिर एनडीए को ही दे दीजिए। तो ऐसे भी बयान आए हैं। लेकिन विक्रम जी, क्या कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कोशिश तो काफ़ी हुई, जैसा विनोद जी कह रहे थे, कि प्री पोल एक अलायंस हो जाए,
लेकिन हम जानते हैं कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कितना ह्यूमिलिएट किया। कहा 2 सीटें देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। और फिर कांग्रेस ने एक डिसीजन ले लिया कि भाई 2 सीटें लेकर के लड़ने से तो अच्छा है कि हम 4200 पर लड़ें, और वो आप कर भी रहे हैं वहां पर सीपीएम के साथ मिलकर के। लेकिन अब ममता बनर्जी ये संकेत दे रही हैं कि अगर सरकार बनने की स्थिति आती है तो हम बाहर से समर्थन देंगे। तो जो प्री पोल नहीं हो पाया, अब उसकी गुंजाइश कहीं ना कहीं आप लोग पोस्ट पोल में देख रहे हैं क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जितनी मजबूती से इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा है, अभी तक जितने राउंड हो चुके हैं, जितने फेज हो चुके हैं, हर फेज के अंदर इंडिया गठबंधन को जनता के द्वारा बेहद मजबूती से पोल हुआ है। और कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन 2024 के अंदर सरकार बनाने जा रहा है, ये ममता बनर्जी को भी पता है, ये मोदी जी को भी पता है। और फर्स्ट नेशन की बात नहीं है, भाजपा के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा सत्ता फर्स्ट की बात है। अगर नेशन फर्स्ट की बात होती तो महंगाई पे बात होती, बेरोजगारी पे बात होती, मटन और मछली पे बात नहीं होती, मुजरे पे बात नहीं होती, मुद्दे की बात होती। परंतु आज मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आप राहुल गांधी जी को अमित शाह जी शहजादा कह रहे थे, अखिलेश यादव को शहजादा कह रहे थे, क्या जैसा कोई बॉर्डर पे सोल्जर है? उन्होंने देश की कहीं लड़ाई लड़ी है? उन्होंने देश के लिए क्या किया है? अरे शहजादा तो आपके घर के अंदर है। राहुल गांधी शहजादा नहीं है, जन नेता है, जन नायक है, पूरे देश में घूमा जनता के लिए। अच्छा, आज मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भाई साहब कि इंडिया गठबंधन 2024 में मजबूती से सरकार बनाने जा रहा है। और जितने घटक दल आकर के कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन में जुड़ना चाहते हैं, सबका स्वागत करते हैं। आइए और इस भ्रष्टाचारी डंडे की सरकार से निजात पाइए। ठीक, विक्रम जी, आपने बात कही ना कि अगर सत्ता नेशन फर्स्ट नहीं, सत्ता फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट होता तो रोजगार पर बात होती, महंगाई पर बात होती। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जोड़ दूं कि विपक्ष ने भी जो शुरुआत की ना, वो रोजगार और महंगाई के बजाय कहा संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में। मैं आऊंगा, बिल्कुल आपकी बात को आऊंगा मैं आपके पास। कड़ी को आगे बढ़ा के कहता हूं कि निश्चित तौर पे संविधान अगर इस देश का खतरे में होगा, इस देश का इंसान खतरे में होगा। अच्छा। सत्ता की भूख हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर लालसा है, न धर्म की बातें, न जाति का सहारा, विकास है हमारा नारा। ठीक है, ठीक है, वो सारी चीजें जनता के सामने आ रही है। मैं सौरभ सिकदर जी के पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, फिर सौरभ सिकदर जी का काउंटर लूंगा। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, हम सीधे चलते हैं सौरभ सिकदर जी के पास। सौरभ सिकदर जी, ममता अभी देखिए, एक चरण का तो एक चरण क्या, मुझे लगता है छठे चरण से पहले भी ममता ने इस तरह के संकेत दिए थे, ममता बनर्जी ने। ये जो 2 चरण के चुनाव से पहले ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि भाई हम आ जाएंगे, साथ में आ जाएंगे, तो जरा आपके जरिए हम समझना चाहते हैं कि क्या ये छठे और 7वें चरण में वो सीटें हैं जहां पर ममता बनर्जी को लगा कि चलो अब अगर ऐसा बयान देते हैं तो मेरे लिए या टीएमसी के लिए उतना खतरा नहीं है? नहीं, देखिए, छठे चरण का जो बंगाल में मतदान हुआ था, उसमें आधा से ज्यादा सीट हमारे पास थे, और इस बार सारे सीट हमारे पास आएंगे। और जैसा है, देखिए, ममता बनर्जी का क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा। ममता बनर्जी कभी भी कोई अलायंस का लॉयल पार्टनर नहीं था। यहाँ पे हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता भाई बता रहे थे इतने देर कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या किया नहीं किया, तो यहाँ पे क्या है कि कांग्रेस बंगाल में 2 जिला में कांग्रेस का स्ट्रेंथ है। ममता बनर्जी वो सीट तक छोड़ने के राजी नहीं था। यही जो अधीर रंजन चौधरी मेरा विरोधी हो सकता है, लेकिन वो एक जननेता है वहां पे। तो आज अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी का दलाल से लेके क्या नहीं बोलने को छोड़ा। उसके बाद कांग्रेसियों भाइयों ने जो अधीरता को मानते हैं या जो कांग्रेस दल के ऊपर समर्पण है, ऐसे शायद ही कोई होगा कि ममता के साथ जाएंगे। तो ये देखिए, ये जहां जहां वहां कांग्रेस का जरूरत था, कांग्रेस का वोट था,
तब ममता बनर्जी का ऐसा कोई बयान नहीं आया। अब जहां पे चुनाव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का वोट नहीं है, मतलब उत्तर बंग के तुलना में यहाँ पे कम है, तो अभी ममता बनर्जी कांग्रेस का प्रीति दिखा रहा है कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। देखिए उनका जो दल है, उनका नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, अर्थात शुरू के दिन से उनको नेशनल लीडर बनने का ख्वाब था। अच्छा, लेकिन जहां जहां बंगाल के बाहर उसने पैर रखा, पैर कैसे जला आप लोग बेहतर जानते हैं। त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, गोवा हो, जहां जहां चुनाव लड़ने गया नोटा से भी कम वोट मिला है। इसीलिए ये अभी का 2 चरण में इनके पैर के तले जैसे जमीन निकाल रहा है। ये सब बोल के ये वोटरों को बहलाने की कोशिश कर। ठीक, लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, ममता बनर्जी का तो ये बयान है ही, मुझे अभी ये भी याद आ रहा है कि इस बीच में जब अधीर रंजन चौधरी का जिक्र कर रहे थे सौरभ सिकदर जी, तो अधीर रंजन चौधरी जी के बयान को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ तौर पर कहा कि जिसको हम अलग लाइन लेना है वो अलग रास्ता ले सकता है, सीधा बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना एकदम साफ तौर पर यह बात कही। तो कांग्रेस भी इस तरह के संकेत दे रही है क्या कि हां, ममता बनर्जी अगर बोल रही हैं तो हम भी ये कुर्बानी देने को तैयार हैं, और अपना राज्य में जो सबसे मजबूत नेता जिसका जिक्र कर रहे थे अधीर रंजन चौधरी का, कि उनको भी अगर हमें साइड करना पड़ेगा तो हम कर देंगे। बढ़िया सवाल पूछा लाल जी आपने कि ये ठीक इसी बात को आप पंजाब में देख लीजिए कि अब जैसे ही दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ है कि सारे जितने भी टॉप स्टार प्रचारक हैं सारे पंजाब में हैं। प्रियंका जी हैं, राहुल जी का भी लगातार है जी, और केजरीवाल खुद 3 दिन से लगातार कैंप किए हुए हैं। जो बात अभी लोहिया जी कह रहे थे, मैं बस उनको एक छोटा सा उनके इन्फॉर्मेशन में जोड़ दूं। बिल्कुल, कि अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा, रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमें 120 सीटें चाहिए बस। अब कांग्रेस के लिए ठीक है। अब वो पार्टी जो दिल्ली में सरकार बनाने वाली है, उसके चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे बस 120 सीटें चाहिए। अब 120 सीटें जीतने के बाद उनका क्या फॉर्मूला होगा जो वो जादुई आंकड़े को भी पार करेंगे और उसके बाद सारे पार्टी को भी मना लेंगे, ऐसा क्या फॉर्मूला होगा? तो सवाल ये है कि अभी जितने भी आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सुन लें या केजरीवाल जी का सुन लें या सारे पॉलिटिकल लीडर, अखिलेश जी का सुन लें, हर पॉलिटिकल लीडर से एनडीए के नंबर तो बता रहे हैं कि भैया 200 पार से ज्यादा नहीं होने वाला, कोई 150 बता रहे हैं, कोई 220 कह रहे हैं, लेकिन अपने बारे में कोई नहीं बता रहे कि टीएमसी को कितने सीटें आएंगी, कांग्रेस को कितने आएंगी। ये पहली बार रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमें 120 चाहिए, और उसके बाद वो अपनी जुगाड़ पे देख रहे हैं। तो नंबर 1 कि एक तो जुगाड़, दूसरा जुगाड़ का फॉर्मूला देखिए कि दिल्ली में जितनी मजबूती से आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी है, और काबिले तारीफ लड़ा है, मैं मजबूती दिखी कभी साथ में, तो मैं तारीफ करता हूं, ये दिल्ली के ही है और अच्छे लीडर हैं, बहुत मजबूती से लड़ी है। उस लड़ाई का भी आप सूत्र में देख लीजिए कि राहुल गांधी ने एक भी मंच केजरीवाल के साथ में शेयर नहीं किया है। ये समझने की बात है कि राहुल गांधी अभी भी केजरीवाल को या केजरीवाल अभी भी राहुल को इस तरह से एक सिंक करने वाला नहीं मान रहे हैं। अभी भी आप रॉबर्ट वड्रा का देखिए, चल रहा है उनका इंटरव्यू, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकते। तो ये सारे इतने कॉन्फ्लिक्ट, हमारा आज हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो कॉन्फ्लिक्ट का, इंडियन गठबंधन का जो है जी, इसके बाद भी आप लोगों को बता रहे हैं कि हम देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो कौन विश्वास करेगा? इसलिए नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं मीडिया से या जब बात करते हैं पब्लिक से, तो एक स्थिर सरकार का और अस्थायी सरकार का जो रोड मैप है वो बताते हैं। इनके सामने में अगर रोड मैप नहीं है तो ये बताते हैं कि सीधे सीधे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। तो ये बात लोहिया जी, इस बात को हमें प्रमुखता से दोनों को अंतर करना पड़ेगा। मैं यही सवाल लोहिया जी के पास लेकर चलता हूं। विक्रम जी, जिस तरह से कि आप देखिए कि प्री पोल काफ़ी कोशिश हुई लेकिन नहीं बन पाई वो सिनर्जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं बन पाई, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी टीएमसी के साथ नहीं बन पाई, केरल में सीपीएम के साथ नहीं बन पाई। तो अगर कोई सीन इस तरह का बनता है जिसका दावा आप कर रहे हैं कि भाई सरकार बनाएंगे, तो कैसे ये सिनर्जी बिठाएंगे? तेलंगाना के सीएम 120 सीट की बात कर रहे हैं, जैसा विनोद जी कह रहे हैं, उसके बाद भी 152 का फासला बचता है।
देखिए, तेलंगाना के सीएम साहब ने अगर 120 सीट कहा है लाने के लिए, तो 120 सीट मतलब उन्होंने एक आइडिया आपको दिया है कि 120 सीट हमें काफी रहेंगी, अगर हम इस पे भी हम सरकार बना सकते हैं। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ कह करके जा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी 200 के आंकड़े को छूने की तैयारी में है। अच्छा, 180-200 सीटें कांग्रेस पार्टी 100% लाने की तैयारी में है। मैं आपको बोल के जा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। और रही बात केजरीवाल जी कांग्रेस के साथ हैं या साथ नहीं है, मैं आपको बता दूं कि गठबंधन, इंडिया जो गठबंधन है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, पंजाब में केजरीवाल जी अलग लड़ रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे राज्यों में, दिल्ली से लेकर पंजाब की बात कर रहा हूं, दोनों राज्यों में हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हमारा एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है। ठीक, एक संशोधन में ये कह रहा हूं, ये नहीं कहिए कि इंडी गठबंधन जो है बड़ी मजबूती से लड़ रहा है, आप ये कहिए कि इंडी गठबंधन के अलग अलग दल अपने अपने चुनाव पहले तो इंडी नहीं है, इंडिया गठबंधन है। हाँ, पहले तो इंडी नहीं है, अब मोदी जी के नाम का मतलब अलायंस होता है ना? नहीं, अलायंस होता है, अलायंस इंडी मतलब अलायंस पूरा बोला जाएगा, अलायंस का हिंदी गठबंधन, इंडिया गठबंधन मतलब। हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज जो देश के अंदर दोगली राजनीति का जो चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी ने पेश कर दिया है, और ये आज की जो राजनीति चल रही है वो मुद्दों से भटकाने की राजनीति चल रही है। आज कौन गठबंधन में किसके साथ है ये महत्व नहीं रखता, महत्व ये रखता है कि कौन जनता के साथ है और जनता किसके साथ है। ठीक है, आज जो इंडिया गठबंधन के अलायंस दल हैं, जनता ने उनको समर्थन दिया है, दिल से उनको चुनने का काम किया है। वो तो 4 तारीख को प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 4 जून को आप यहाँ दिल्ली तो दिल्ली, आप पता नहीं गुजरात भी रहो ना रहो। अच्छा, मैं आपको कह देना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से। वो कह रहे हैं कि बैंकॉक चले जाएंगे घूमने के लिए, मैं कहना चाहता हूं अगर राहुल गांधी जी बैंकॉक घूमने जाने की बात कर रहे हैं कि गर्मियों में बाहर चले जाते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी राजघाट में सोते हैं? ठीक है। देश के जनता, आपने जितना देश ब्रह्मांड पूरा घूमा है, आपने विदेशों में जा करके आपने जो अपनी एक छवि पेश कर दी। लेकिन मैं एक डेटा देख रहा था कि इसी दौरान प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से ज्यादा संख्या में राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए। नहीं, देखिए सरकारी खर्चे पे नहीं गई हैं। पहली मैं आपको बिल्कुल निजी यात्रा, उन्होंने सरकारी खर्चों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने 8,500 करोड़ का जहाज लिया, उन्होंने ये बात सच है, निजी यात्रा पर गए, दिन में 4 जोड़ी कपड़े धुलने का काम किया। लेकिन राहुल गांधी जी ने कभी जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया और ना वो करने वाले हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी थे हमारे नेता, कभी आपको उनकी सादगी का, राजीव गांधी जी की सादगी का आपको पता है? अभी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन डिजिटल इंडिया बनाने का काम राजीव गांधी जी ने किया था। आ रहा हूं विक्रम जी। सौरभ सिकदर जी, क्या इस चुनाव में जो इन विपक्षी गठबंधन के अलग अलग दल हैं, वो जनता के बीच मुद्दा है कि उनमें आपस में उस तरह का, आप तो क्योंकि बंगाल में ये बढ़िया से महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बंगाल सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण है इस चीज का। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, विनोद जी वरिष्ठ पत्रकार है, बंगाल के बारे में भी जानकार है, अब भी है। हाँ, यहाँ फुटबॉल को बड़ा माना जाता है, बड़ा लोकप्रिय खेल है आपके यहाँ, ये बात तो बड़ा लोकप्रिय खेल। हाँ, तो क्या होता है, मोहल्ले मोहल्ले में टूर्नामेंट होता है। हाँ, उसमें एक टीम ऐसा होता है कि पूरे साल एक साथ प्रैक्टिस करता है, उसका कैप्टन कौन, स्ट्राइकर कौन, डिफेंडर कौन, उस सेट रहता है जी। और क्या होता है, कोई ऐसे टीम बनाता है, इसके टीम से एक ले लिया, उसके टीम से गोलकीपर ले लिया, उसके टीम से स्ट्राइकर ले लिया, फिर वो टीम उतारता है। तो दोनों टीम जब आमने सामने भिड़ते हैं तो क्या होता है कि इसका स्ट्राइकर का पोजीशन में कौन खेलना है तो बैक वहां आ जाता है, गोलकीपर गोल छोड़ के गोल करने आ जाता है, और नतीजा क्या होता है? आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया फुटबॉल से। आता है। हाँ, तो आज के डेट में हम ये सब आंकड़े लेके क्यों टेंशन करें? हमारा सरकार ऑलरेडी बन गया है और हम अगली सरकार में कैसे काम करेंगे, हम उसका तैयारी कर रहा है। बाकी विपक्ष को जब सब बोलता है ना कि सपने में जब बिरयानी बनाओ तो घी जितना मर्जी डालो, कौन आपको रोकता है? अच्छा, जितना मर्जी डालो, घी में नहला तो नहला दीजिए हमको। अच्छा उदाहरण दे रहे हैं आप, अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। फुटबॉल वाला जो आपने उदाहरण दिया उसको हिंदी में कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ठीक है, वो हिंदी में कहते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन से ज्यादा अलायंस दल जो है एनडीए के अंदर है। सर मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन से ज्यादा अलायंस दल जो है वो एनडीए के अंदर है। एक बार वो कंपटीशन हुआ था, एक बार नई संसद भवन के उद्घाटन के समय में ये भी कंपटीशन हुआ था। यही काम भाजपा का, तो यही काम आगे कुर्सी पीछे राम। अच्छा ठीक है। विनोद जी जो बात अभी विक्रम जी भी कह रहे हैं, सौरभ सिकदर जी भी कह रहे हैं, 4 जून का दावा तो देखिए सभी का है,
लेकिन जनता के बीच ये फैक्टर, चेहरा वाला फैक्टर और एक मजबूत सरकार वाला फैक्टर, एक स्थायी सरकार वाला फैक्टर, एक सिनर्जी वाला फैक्टर जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो जनता के बीच कहां तक जा पाया है? जनता ने इस पर कितना सोचा है वोट देने से? देखिए दादा, जो एग्जाम्पल दे रहे थे मैं वही बात कर रहा हूं कि दादा का एग्जाम्पल आज के पॉलिटिकल संदर्भ में आप अगर देखिए तो बिल्कुल फिट बैठता है। फुटबॉल वाला, फुटबॉल वाला जो सिनर्जी काम कर रहा है, करता है, वो एक टीम वर्क होता है। आज आप देखिए कि पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी के, एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जो टीम है जी, और वो जो टीम वहां पे काम कर रही है ग्राउंड जीरो पे, और ठीक आप इंडिया गठबंधन के का एक टीम लीडरशिप देखिए, तो वो टीम में आप अभी तक एक टीम ये नहीं बना कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, ठीक, डेफिनेटली वो फेस है। और राहुल गांधी का, जैसे कि अभी विक्रम जी भी कह रहे थे कि भारत जोड़ो अभियान से लेके उनका 2-3 इस तरह का एक बड़े प्रोग्राम हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने भी प्रोजेक्ट नहीं किया ना। तो कांग्रेस ने को दिक्कत क्या थी? कम से कम अपने ही नेता को मान लेता कि ये प्रधानमंत्री के हमारे उम्मीदवार है। सही बात। तो आपने राहुल गांधी को भी नहीं लीडर माना। और अब अगर आप इंडिया गठबंधन से चाहते हैं कि वो आपके लीडर को कहे कि हम आपके लीडर को लीडर मानते हैं, क्यों ममता बनर्जी मानेगी? तो ये बात जो दादा कह रहे थे, ये बहुत कमाल की बात उन्होंने कही है कि पहले तीसरी मीटिंग जो इंडिया गठबंधन की थी, सबसे पहले आगे बढ़ के ममता बनर्जी ने यह बात का खुलासा किया कि इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम होंगे। इसका मतलब याद होगा लाल जी, दिल्ली वाली बैठक में। हाँ, मुझे याद है। तो एक तरह से ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था कि राहुल गांधी का नेतृत्व उनको पसंद नहीं है। और कांग्रेस ने खड़गे जी के भी नाम को तो आगे नहीं बढ़ाया। तो कांग्रेस को दिक्कत क्या थी? जब आपके लीडर राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी का फेस लेके आप पूरे देश में उनकी रैलियां हुई है, रोड शो हुए हैं, तो एटलीस्ट राहुल गांधी को तो लीडर, टीम का लीडर मानना चाहिए। उनको भी आपने नहीं माना है। तो ये जो कंफ्यूजन इसलिए है कि इसमें दिक्कत क्या है लाल जी की? सबसे बड़ी दिक्कत आप ये समझिए कि अभी यूपी में देख लीजिए, यूपी के पूरे चुनाव का अगर ड्राइविंग सीट पे वहां बैठा हुआ है तो कौन है? अखिलेश बैठे हुए हैं। बिहार में ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा हुआ है? तेजस्वी बैठे हुए हैं। तो जब आप इतने बड़े स्टेट में अपनी भूमिका नहीं बना पा रहे हैं कि राहुल गांधी के लीडरशिप में अगर इंडिया गठबंधन वहां मजबूती से फाइट करते हुए दिखती, तो डेफिनेटली विक्रम जी जो कह रहे हैं कि बहुत मजबूती से वो एक लड़ाई में होती। ठीक। लेकिन अगर आप किसी के दूसरे के कंधे का इस्तेमाल करके अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें अपनी कामयाबी जोड़ेंगे, शायद इस देश में जो और रीजनल पार्टी है वो कांग्रेस को अपनी कामयाबी में साथ में नहीं आने देगी। बिल्कुल। मुझे एक बात और याद आ गई कि तेजस्वी यादव का जो सिनर्जी वहां पर मुकेश सहनी के साथ दिखता है, वैसी भी सिनर्जी राहुल गांधी जी का इन लोगों के साथ नहीं दिखाई पड़ा चुनाव प्रचार के दौरान। तो विक्रम जी, एक तो देखिए सिनर्जी में कमी है, दूसरी बात ये कि कांग्रेस ने ये भी नहीं किया कि कम से कम राहुल गांधी जी को या ममता बनर्जी के द्वारा नाम लेने पर खड़गे जी का ही नाम बढ़ा देते कि हाँ हमारे पीएम कैंडिडेट ही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे बड़ा चेहरा हैं और राहुल गांधी जी हमारे जो इस समय कांग्रेस पार्टी को अगर सबसे ज्यादा मजबूती देने का किसी ने कोई काम किया है तो वो राहुल गांधी जी ने किया है। राहुल गांधी जी ने देश के अंदर जा करके लोगों से जनसंपर्क साधा, लोगों से मिले, लोगों से चर्चा करके अपना मैनिफेस्टो बनाया। एक बार बोल लीजिए कि वही हमारे पीएम कैंडिडेट। मैं एक बात बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने लोगों से एक जुड़ाव किया, वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले, उन्होंने दिखाया अपनी कार्यशैली को कि मैं किस प्रकार से जनता के बीच में जा सकता हूं, उनके दर्द को समझ सकता हूं, किस प्रकार से मैं जन की बात कर सकता हूं, ना कि धन की बात कर सकता हूं। जो प्रधानमंत्री जी धन वालों की बात करते हैं, लेकिन हम देश के जन वालों की बात करते हैं। हाँ जरूर, निश्चित तौर पे अभी चेहरा कोई सामने नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं निश्चित तौर पे ही हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, फिर ममता बनर्जी दूर जा सकती हैं। देखिए मैं आपको देखिए सुनिए, दूर तो सत्ता से भाजपा जा रही है, दूर तो सत्ता से भाजपा जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह करके जा रहा हूं कि पहली मीटिंग के हमारे चैनल पर ये बोल दीजिए कि राहुल गांधी हमारे पीएम के अंदर आपको प्रधानमंत्री का चेहरा भी देंगे 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर, और देश के अंदर एक बहुत शानदार स्थिर सरकार देंगे जो देश को मजबूती देने का काम करेगी। और जो जन समस्याएं आज देश के अंदर जनता देख रही है उससे उनको निजात दिलाएंगे। मैं सौरभ सिकदर जी के पास, सौरभ सिकदर जी, आपने अधीर रंजन चौधरी की तारीफ की और आपने कहा कि भले वो कांग्रेस के नेता हैं लेकिन आपने उनके स्टैंड की तारीफ की। उनका एक बयान मैं बताता हूं,
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तो वो नेता हैं जो एनडीए के तरफ भी जा सकती हैं। तो जो बात अभी हम कह रहे थे कि अगर इन्होंने राहुल गांधी जी का नाम बढ़ाया तो ममता बनर्जी तो एनडीए के तरफ भी जा सकती हैं। देखिए, ये ममता दीदी का आप अगर पास देखेंगे तो ममता दीदी अलायंस चेंज करने के लिए मशहूर। उसने जब तृणमूल कांग्रेस बनाया तो एनडीए के साथ था जी, फिर जैसे बंगाल का चुनाव आया वो इंडिया छोड़ के फिर निकल गए। फिर जब वो चुनाव हारा और नहीं मुख्यमंत्री बन पाए फिर इंडिया में वापस आए। फिर 2004 में जब एनडीए का हार हुआ तो फिर 10 साल यूपी में रहे। बंगाल में कांग्रेस के साथ इसने अलायंस करके सत्ता में आया, उसके बाद सबसे पहले कांग्रेस को ही बाहर किया। हाँ, सही बात है। मैं भी एक बात पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता साहब से। हाँ, भाजपा के प्रवक्ता क्वेश्चन साहब हमें इनका बता ले लीजिए, दें। सौरभ सिकदर। आप बोल लेना, मैंने आपको टोका नहीं। ठीक है, आपकी बात सही है सौरभ सिकदर जी, लेकिन विक्रम जी का एक सवाल आप भी ले लीजिए। मैं ये विक्रम जी से पूछना एक चाहता सवाल हूं कि पूछो। क्या आरएसएस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मोहर लगा रही है क्या, या वहां सौरभ सिकदर जी सीधा जवाब दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है भाई साहब। भाई साहब, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, भाजपा की जो अब उनको जवाब राजनीति देने की डोर है वहीं से चलती है। अब उनको जवाब देने दीजिए, क्यों दीजिए RSS के बाद यहाँ पे कर रहे हैं? दीजिए कोई जवाब। पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, ना ही हमारा अलायंस है। मैंने सवाल का जवाब दीजिए। आरएसएस एक वो कह रही है सवाल ही जायज नहीं है। organization है। हाँ। और सीधी बात है कि इसमें ये आपका प्रश्न ही प्रासंगिक नहीं। मैं वही कह रहा दूसरी बात यह है कि अभी तो ममता दीदी सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता भाई साहब है यहाँ पे जी, वो क्या जोर के साथ बोल सकते हैं कि अगर राहुल गांधी जी को इंडी गठबंधन ने नेता स्वीकार कर लिया, ममता दीदी उसको सपोर्ट करेंगे? मैं दावा करके बोलता हूं नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगता है? चलो, ये तो आपने स्वीकार कर लिया ठीक है, मित्र। आप सुनिए मित्र, आपने ये तो स्वीकार कर लिया कि राहुल गांधी के नाम पर, इसका मतलब ठीक सरकार तो आ रही है। है, चलिए 4 जून का इंतजार कीजिए। ये चाहे दावा हो या स्वीकार्यता हो, सब लोग 4 जून का इंतजार कीजिए। लेकिन इतनी बात जरूर है, गोटी फिट बैठाने की जो है ना वो कोशिशें शुरू हो गई है। प्री पोल नहीं तो पोस्ट पोल ही सही। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ सिकदर जी, साथ में हमारे साथ विक्रम जी और विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस वक्त में